हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका फ्रेंड शाहिद लेकर आया हूं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। एंड द टॉपिक इज रेफ्रिजरेंट R410 है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले रेफ्रिजरेंट R410 के बारे में। हम जानेंगे R22 क्यों बैन कर दिया गया है, R410 क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके प्रॉपर्टीज और सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या है, और R410 चार्ज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और हम देखेंगे R410 वर्सेस R22 और जानेंगे हर एक चीज, वो भी पूरे डिटेल में। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। मैं लाता रहूंगा आप सभी के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, आप सभी को ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे आप सभी के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने में मुझे मदद मिलता है। और रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करें एंड बेटर सजेशन के लिए कमेंट करें। नाउ लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं रेफ्रिजरेंट R410A। तो दोस्तों देखते हैं R410A रेफ्रिजरेंट क्या होता है, इसके सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रेफ्रिजरेंट R410 इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ रेफ्रिजरेंट R22। तो दोस्तों जो 410A रेफ्रिजरेंट होता है वो बेसिकली R22 रेफ्रिजरेंट का रिप्लेसमेंट है दोस्तों। तो दोस्तों रिप्लेसमेंट का मतलब ये नहीं होता कि R22 रेफ्रिजरेंट वाले मशीन में हम R410 चार्ज करने लग जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो मशीन है वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है जो हमारा R22 जो गैस था उससे हम यूज करना बंद कर दिए हैं, उसको बैन कर दिया गया है, उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं नाउअडेज। उसके जगह पे हम रेफ्रिजरेंट 410A यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको यूज करना बंद इसलिए कर दिया गया क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट R22 होता है वो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, इसलिए हम इसे यूज करना बंद कर दिए हैं। और नाउअडेज रेफ्रिजरेंट R22 के जगह पे हम रेफ्रिजरेंट 410A यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं रेफ्रिजरेंट 410A इज ए जियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ HFC32 एंड HFC125। तो दोस्तों रेफ्रिजरेंट 410A एक जियोट्रॉपिक मिक्सचर है जो कि मिक्सचर है HFC32 और HFC125 के दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं अ जियोट्रॉपिक मिक्सचर इज वन हुज कंपोजिशन इन लिक्विड फेज डिफर्स टू दैट इन वेपर फेज। तो दोस्तों जियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। जियोट्रॉपिक मिक्सचर के जो कंपोजिशन होते हैं वो वेपर फेज में डिफरेंट होते हैं और लिक्विड फेज में डिफरेंट होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं रेफ्रिजरेंट R410A जो हमारा एक जियोट्रॉपिक मिक्सचर है, तो इसलिए दोस्तों जो रेफ्रिजरेंट R410A का जो कंपोजिशन होगा वो लिक्विड फेज में डिफरेंट होगा और वेपर फेज में डिफरेंट होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं रेफ्रिजरेंट R410 इज ए बाइनरी ब्लेंड ऑफ हाइड्रोकार्बन और HFC कंपाउंड comprising 50% of R32 and 50% of R125। तो दोस्तों जो हमारा रेफ्रिजरेंट R410A होता है वो एक बाइनरी ब्लेंड है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का दोस्तों। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन के कंपाउंड्स अवेलेबल होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर। तो दोस्तों R410A वो एक बाइनरी ब्लेंड है। बाइनरी ब्लेंड का मतलब होता है दोस्तों, ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर। बाइनरी ब्लेंड का मतलब हो जाता है दोस्तों कि ये दो रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर है दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं रेफ्रिजरेंट 410 R32 और R125 रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर है, इसलिए इसे हम कहते हैं कि एक बाइनरी ब्लेंड है दोस्तों, जिसमें 50% R32 और 50% R125 रेफ्रिजरेंट होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों रेफ्रिजरेंट R410A एक बाइनरी ब्लेंड है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, जिसमें 50% R32 और 50% R125 अवेलेबल होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं रेफ्रिजरेंट 410A कम्स इन रोज कलर सिलेंडर। तो दोस्तों रेफ्रिजरेंट 410A जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो रोज कलर सिलेंडर में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों रेफ्रिजरेंट 410A जो कि एक बाइनरी ब्लेंड है HFC का, जिसमें R32 और R125 50% ऑफ वेट होते हैं दोस्तों। इसका मतलब ये होता है दोस्तों रेफ्रिजरेंट R410A में R32 और R125 दोनों सेम प्रोपोर्शन में अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं रेफ्रिजरेंट 410A मिक्सचर होता है R32 और R125 के। तो दोस्तों रेफ्रिजरेंट R32 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -52 डिग्री सेल्सियस है और R125 के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -49 डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों इन दोनों रेफ्रिजरेंट के जो बॉइलिंग पॉइंट है ये नियर अबाउट रेफ्रिजरेंट के जो स्टेट चेंज होते हैं उनके अराउंड है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों द कंपोजिशन रेशियो डज नॉट चेंज इजीली। तो दोस्तों जो रेफ्रिजरेंट R410 के जो कंपोजिशन होते हैं R32 और R125 के, इनके कंपोजिशन जो है वो इजीली हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि R410 रेफ्रिजरेंट जो है वो बेसिकली एक जियोट्रॉपिक मिक्सचर है, एक HFC ब्लेंड है दोस्तों, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के ब्लेंड है, जिसके कंपोजिशन वेपर फेज में डिफरेंट होते हैं और लिक्विड फेज में डिफरेंट होते हैं दोस्तों। इसलिए इसके कंपोजिशन को हम इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कंपैरिजन बिटवीन रेफ्रिजरेंट R410A एंड R
R22 रेफ्रिजरेंट। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है, द मोस्ट नोटेबल डिफरेंस बिटवीन रेफ्रिजरेंट 410A एंड R22 इज द हायर ऑपरेटिंग प्रेशर। तो दोस्तों रेफ्रिजरेंट 410A और R22 में जो नोटिसेबल डिफरेंस है, रेफ्रिजरेंट 410A की जो ऑपरेटिंग प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, हायर होता है R22 के ऑपरेटिंग प्रेशर से। दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रेशर ऑफ R410 इज 1.6 टाइम मोर देन R22 रेफ्रिजरेंट। तो दोस्तों रेफ्रिजरेंट 410A का प्रेशर 1.6 टाइम ज्यादा होता है रेफ्रिजरेंट R22 के, यानी जो हमारा रेफ्रिजरेंट 410 है उसका जो प्रेशर होता है वो 1.6 टाइम ज्यादा होता है रेफ्रिजरेंट R22 के प्रेशर के। तो दोस्तों हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। R22 टिपिकली ऑपरेट्स विद अ सक्शन प्रेशर ऑफ अबाउट 68 psi एंड डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ अबाउट 250 psi एट एन आउटडोर टेम्परेचर ऑफ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। सपोज हमारे पास कोई एक ऐसा मशीन है जो कि 95 डिग्री आउटडोर टेम्परेचर पे ऑपरेट हो रहा है, तो उसका जो सक्शन प्रेशर होगा रेफ्रिजरेंट R22 के केस में वो 68 psi होगा और उसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होगा वो 250 psi होगा। अगर हम सेम यूनिट को सेम आउटडोर टेम्परेचर पे हम देखेंगे R410 के केस में, तो उसका सक्शन प्रेशर होगा 118 psi और डिस्चार्ज प्रेशर होगा 400 psi। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सेम यूनिट और सेम आउटडोर कंडीशन में जो रेफ्रिजरेंट 410A का जो सक्शन प्रेशर है वो अराउंड 1.6 टाइम ग्रेटर देन R22 है दोस्तों। सिमिलरली जो डिस्चार्ज प्रेशर है रेफ्रिजरेंट R22 और रेफ्रिजरेंट 410A का वो भी अराउंड 1.6 टाइम ग्रेटर देन R22 है दोस्तों। यानी हम देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ R22 के केस में 68 psi सक्शन प्रेशर है, बट रेफ्रिजरेंट 410A के केस में 118 psi है। सिमिलरली डिस्चार्ज प्रेशर R22 के केस में 250 psi है और R410 के केस में 400 psi है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं R410A इज एन अजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ HFC 32 एंड HFC 125 while R22 इज एन HCFC which means that it contains chlorine। तो दोस्तों रेफ्रिजरेंट 410A एक अजियोट्रॉपिक मिक्सचर है जिसमें R32 और R125 होते हैं, बट R22 एक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसमें क्लोरीन अवेलेबल होता है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा रेफ्रिजरेंट R410 है उसमें क्लोरीन नहीं होता है, वो क्लोरीन फ्री रेफ्रिजरेंट है दोस्तों। बट जो हमारा R22 रेफ्रिजरेंट है क्लोरीन अवेलेबल होता है, वो HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड है दोस्तों। इसलिए दोस्तों हम R22 को रिप्लेस कर दिए हैं R410A से और हम R22 का यूज नहीं करते हैं और R22 के जगह पे हम R410A रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं जो टिपिकल ऑपरेटिंग प्रेशर होते हैं R22 और R410 के। तो दोस्तों हम R22 के केस में देखते हैं तो जो सक्शन प्रेशर जो हमारा R22 के केस में वो अराउंड 68 psi है। सिमिलरली हम R410A रेफ्रिजरेंट के केस में देखते हैं तो जो हमारा सक्शन प्रेशर है वो 118 psi है। तो दोस्तों जैसे कि हम देख पा रहे हैं रेफ्रिजरेंट 410A के सक्शन प्रेशर 1.6 टाइम ज्यादा है, 1.6 टाइम ग्रेटर है R22 रेफ्रिजरेंट से। सिमिलरली जो हमारा डिस्चार्ज प्रेशर है R22 के केस में वो 250 psi है और जो हमारा डिस्चार्ज प्रेशर 410A के केस में है वो 400 psi है, जो कि 1.6 टाइम ज्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हमारे ऑपरेटिंग प्रेशर है रेफ्रिजरेंट 22 और रेफ्रिजरेंट 410A का दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों R22 कंटेन्स क्लोरीन एन एलिमेंट दैट इज डैमेजिंग टू द ओजोन लेयर while R410A कंटेन्स नो क्लोरीन एट ऑल, इट्स ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल ODP इज 0। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं रेफ्रिजरेंट R22 एक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है दोस्तों जिसमें क्लोरीन अवेलेबल होता है। तो क्लोरीन अवेलेबल होने की वजह से ये हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, ये ओजोन लेयर को अफेक्ट करता है, डैमेज करता है। बट R410 में कोई भी क्लोरीन नहीं होता है दोस्तों, जिसके वजह से ओजोन लेयर को डैमेज नहीं करता है। तो दोस्तों R410 के केस में ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल यानी ODP 0 होता है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंटली हायर प्रेशर एसोसिएटेड विथ रेफ्रिजरेंट 410A a typical compressor designed for R22 cannot be used with R410A। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं रेफ्रिजरेंट 410A का जो ऑपरेटिंग प्रेशर होता है वो रेफ्रिजरेंट R22 से 1.6 टाइम ज्यादा होता है दोस्तों। इसलिए जो रेफ्रिजरेंट 410A के केस में जो हम कंप्रेसर यूज करते थे, जो मशीन में कंप्रेसर होता था, R22 का कंप्रेसर हम R410A में नहीं यूज कर सकते दोस्तों। यानी हम R22 का जो कंप्रेसर है उसमें R410 नहीं चार्ज कर सकते दोस्तों। अगर हम ऐसा करते हैं तो कंप्रेसर और मशीन दोनों ब्लास्ट कर सकता है दोस्तों, क्योंकि जो ऑपरेटिंग प्रेशर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो R22 का जो ऑपरेटिंग प्रेशर है वो 1.6 टाइम लेस है R410A के। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि रेफ्रिजरेंट R22 के कंप्रेसर में हम R410A चार्ज करेंगे तो हमारा जो कंप्रेसर है वो ब्लास्ट कर सकता है
और हमें बहुत सारा हार्म हो सकता है दोस्तों। रेफ्रिजरेंट 410A के लिए अलग कंप्रेसर को डिजाइन किया गया है और रेफ्रिजरेंट R22 के लिए अलग कंप्रेसर डिजाइन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं R22 रेफ्रिजरेंट में चार्ज इन वेपर एज वेल एज इन लिक्विड फॉर्म वाइल R410A इज चार्ज इन लिक्विड फॉर्म ओनली। तो दोस्तों जो हमारा R22 रेफ्रिजरेंट होता था उसे हम वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों में हम चार्ज कर सकते थे, बट रेफ्रिजरेंट 410A क्या है, एक ब्लेंड है, एक जियोटॉपिक मिक्सचर है जिसके प्रॉपर्टीज वेपर फेज में अलग होता है और लिक्विड फेज में अलग होता है। 410A को हम वेपर फेज में चार्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके प्रॉपर्टीज वेपर फेज में अलग होंगे और लिक्विड फेज में अलग होंगे, तो हमें पता नहीं होता कि जो हम चार्ज कर रहे हैं तो मिक्सचर का कौन सा पार्ट अंदर जा रहा है और कौन सा पार्ट नहीं जा रहा है दोस्तों। जो R410A रेफ्रिजरेंट होता है वो लिक्विड फेज में इक्वली प्रोपोर्शन में मिल जाते हैं, बट वेपर फेज में क्या होता है, रेफ्रिजरेंट 410A का जो कंपोजिशन होता है R32 और R125 ये एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं वेपर फेज में, तो दोस्तों रेफ्रिजरेंट 410A को हम लिक्विड फॉर्म में चार्ज करते हैं, वेपर फेज में चार्ज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेफ्रिजरेंट 410A बेनिफिट्स इंक्लूड सिग्निफिकेंटली हायर कूलिंग कैपेसिटी एंड प्रेशर देन R22। तो दोस्तों जो R10 होता है वो ज्यादा अच्छा कूलिंग प्रोवाइड करता है देन रेफ्रिजरेंट R22, क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट 410 है उसका प्रेशर R22 के प्रेशर से 1.6 टाइम ज्यादा है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ R410 इज 50% ग्रेटर देन दैट ऑफ R22। जो रेफ्रिजरेंट 410A का डेंसिटी है वो 50% ज्यादा है R22 से। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों वेपर प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट 410A इज 58% ग्रेटर देन दैट ऑफ R22। तो दोस्तों जो R410 के वेपर प्रेशर होते हैं वो 58% ज्यादा होते हैं, वो 58% हायर होते हैं रेफ्रिजरेंट R22 से। नेक्स्ट हम देखते हैं R410A इंक्लूड ए लो टॉक्सिसिटी लेवल एंड वर्चुअली नॉन फ्लेमेबल। जो रेफ्रिजरेंट 410A होते हैं वो उसमें क्लोरीन नहीं होता है, इसलिए उसका टॉक्सिसिटी लेवल कम होता है दोस्तों, और वो नॉन फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो दोस्तों हम जैसा कि देख पा रहे हैं रेफ्रिजरेंट 410A के केस में, रेफ्रिजरेंट 410A जो कि मिक्सचर होता है R32 और R125 के, उसमें 50-50% यानी सेम प्रोपोर्शन में दोनों रेफ्रिजरेंट अवेलेबल होते हैं। ये एक HFC ब्लेंड है जिसमें 50-50% R32 और 50% R125 अवेलेबल होते हैं, बट जो हमारा R22 रेफ्रिजरेंट है वो 100% सिंगल कंपाउंड है, ये कोई मिक्सचर नहीं है दोस्तों। R410A एक सूडो अजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट है और R22 सिंगल रेफ्रिजरेंट है। रेफ्रिजरेंट 410A में क्लोरीन नहीं होता है दोस्तों, बट रेफ्रिजरेंट R22 में क्लोरीन होता है। रेफ्रिजरेंट 410A को सेफ्टी ग्रुप A1/A1 में रखा गया है क्योंकि ये दो रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर है और ये सिंगल कंपाउंड का मिक्सचर है, इसलिए इसका जो सेफ्टी ग्रुप है वो A1 है। और रेफ्रिजरेंट 410A का मॉलिक्यूलर वेट 72.6 होते हैं और R22 का 86.5 होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 410A का -51.4 डिग्री सेल्सियस होता है और रेफ्रिजरेंट R22 का -40.8 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। 410A का जो स्टीम प्रेशर होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे वो 1.557 MPa मेगा पास्कल होता है और R22 के केस में 0.94 MPa यानी 0.94 मेगा पास्कल होता है दोस्तों। R410A नॉन कंबसेबल गैस है और R22 भी नॉन कंबसेबल गैस है, और R410A का ODP ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल वो 0 होता है, बट R22 में 0.055 होता है, समहाउ ग्रेटर होता है दोस्तों। और जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है R410 का वो 1730 होता है, बट R22 के केस में 1700 होता है। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं रेफ्रिजरेंट 410A को लिक्विड फेज में चार्ज करते हैं और R22 को गैस फेज और लिक्विड फेज दोनों फेज में हम चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। R410A और R22 दोनों में एडिशनल चार्ज ऑन लीकेज हो सकता है दोस्तों। R410A में जो ऑयल होता है वो इनकम्पेटिबल टाइप के होते हैं, बट R22 के केस में कॉम्पेटिबल ऑयल होते हैं दोस्तों। R410A कलरलेस रेफ्रिजरेंट है, बट R22 लाइट येलो कलर में होते हैं दोस्तों, और दोनों R410A और R22 दोनों ओडोरलेस रेफ्रिजरेंट है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रेफ्रिजरेंट 410A। R410A हायर वेपर प्रेशर मींस दैट केयरफुल अटेंशन मस्ट बी पेड टू द डिजाइन प्रेशर रेटिंग ऑफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज इक्विपमेंट इंक्लूडिंग रिकवरी एंड स्टोरेज सिलेंडर। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं रेफ्रिजरेंट 410A का ऑपरेटिंग प्रेशर हायर होता है देन दैट ऑफ द R22, यानी ऑपरेटिंग प्रेशर और वेपर प्रेशर R410A का 1.6 टाइम ज्यादा होता है, तो इसलिए ज्यादा प्रेशर और ज्यादा वेपर प्रेशर होने की वजह से इसके लिए 410A के केस में ज्यादा हमें सतर्क रहना होगा, ज्यादा केयरफुल अटेंशन देना होगा दोस्तों, और इसको केयरफुल्ली हमें हैंडल करना होगा। इसको हैंडलिंग करने के लिए केयरफुल अटेंशन देना पड़ेगा दोस्तों, और इसका जो स्टोरेज वगैरह होता है इंक्लूडिंग रिकवरी स्टोरेज सिलेंडर, हमें इसको बहुत ही केयरफुल्ली यूज करना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर रेफ्रिजरेंट R10A अ वर्किंग प्रेशर कैपेबिलिटी एट लीस्ट 400 PSI इज रिकमेंडेड। जो वर्किंग प्रेशर होता है 410A के केस में वो एटलीस्ट 400 PSI रिकमेंडेड है दोस्तों।
नेक्स्ट देखते हैं एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग स्टोरेज एंड हैंडलिंग। तो दोस्तों 410A को स्टोरेज और हैंडलिंग के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन का ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ यू आर चार्जिंग ऑन द हाई साइड रेफ्रिजरेंट कैन इंटर द सिस्टम एज ए लिक्विड सिंस देयर इज नो डेंजर ऑफ द रेफ्रिजरेंट रीचिंग द कंप्रेसर इन लिक्विड फॉर्म एंड काउजिंग स्लगिंग डैमेज। जब हम रेफ्रिजरेंट 410A को हाई साइड में चार्ज कर रहे होते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में हम चार्ज करते हैं और लिक्विड फॉर्म में चार्ज करने से यहाँ पे हमारे कंप्रेसर में कोई भी डैमेज वगैरह नहीं होता है और उसके वजह से स्लगिंग वगैरह भी नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ यू आर चार्जिंग ऑन द लो साइड मीटर द रेफ्रिजरेंट एज इट इंटर्स द सिस्टम टू वेपराइज बिफोर इट रीचेज द कंप्रेसर। तो दोस्तों जब हम रेफ्रिजरेंट 410A को लो साइड में हम चार्ज कर रहे होते हैं तो उसको मीटरिंग करना जरूरी है ताकि वो कंप्रेसर में पहुंचने से पहले वो वेपराइज हो सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोस्तों जो हमारा मशीन है, जो हमारा कंप्रेसर है, वो ब्लास्ट हो सकता है, खराब हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डैमेज to equipment that can be caused by charging with contaminated refrigerant, cross contamination, the mixing of 410A with other refrigerant should be avoided during रिकवरी एंड रिसाइकलिंग। तो दोस्तों जब हम रेफ्रिजरेंट 410A चार्ज कर रहे हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशन वगैरह लेना जरूरी है, जैसे कि पाइप में कोई गंदगी वगैरह ना हो, जो हमारा कॉपर पाइप है इसमें पहले से कोई दूसरा गैस अवेलेबल वगैरह ना हो जिसकी वजह से R410A का क्रॉस कंटेमिनेशन वगैरह हो जाए। तो इस सब चीजों को हमें अवॉइड करना है, उसमें कोई कंटेमिनेशन वगैरह ना हो, ये सब हमें चेक करना होगा ताकि कंप्रेसर वगैरह खराब ना हो और हमें प्रॉब्लम वगैरह ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक सफिशिएंट केयर वाटर एंड अदर कंटेमिनेशन। जब हम रेफ्रिजरेंट 410A चार्ज कर रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान देना होगा, केयरफुल अटेंशन देना होगा कि वहाँ पे वाटर या कोई और कंटेमिनेशन वगैरह तो नहीं है जिससे रेफ्रिजरेंट का क्रॉस कंटेमिनेशन वगैरह हो जाए। ये सब चीजों पे हमें ध्यान देना होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर रेफ्रिजरेंट पाइपिंग यूज क्लीन प्रेशर प्रूफ मटेरियल स्पेसिफिकली डिजाइन। तो दोस्तों रेफ्रिजरेंट 410A को जब चार्ज करते हैं तो हमें ये ध्यान देना होगा जो पाइपिंग वगैरह है उसमें कोई गंदगी वगैरह ना हो, उसमें कोई पहले से कोई कंटेमिनेशन वगैरह ना हो, जो हम पाइप यूज कर रहे हैं कॉपर पाइप उसमें कोई पिंच वगैरह ना हो, कोई होल वगैरह ना हो, या उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल या फिर कोई दूसरा कंटेमिनेशन वगैरह ना हो। ये सब हमें देखना होगा। और जो स्पेसिफिक रेफ्रिजरेंट 410A के लिए जो पार्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, स्पेशली डिजाइन होते हैं, फिर हम उन्हीं पार्ट्स इक्विपमेंट वगैरह का यूज हम करेंगे दोस्तों। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं सम स्पेशल टूल्स एंड पाइपिंग पार्ट मटेरियल आर रिक्वायर्ड। तो दोस्तों रेफ्रिजरेंट 410A के लिए स्पेशल टूल्स वगैरह डिजाइन होते हैं, हमें वो यूज करना चाहिए और पाइपिंग पार्ट प्रॉपर पाइपिंग जो रेफ्रिजरेंट 410A के लिए होते हैं उसे हम यूज करना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं जो रेफ्रिजरेंट R22 के केस में जो हम पाइपिंग वगैरह यूज कर रहे थे वो रेफ्रिजरेंट 410A के केस में यूज करने लगे। ऐसा करने से दोस्तों ब्लास्ट वगैरह हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो प्रेशर होता है रेफ्रिजरेंट 410A का वो बहुत ज्यादा हाई होता है रेफ्रिजरेंट R22 से। तो दोस्तों ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं चार्ज सिस्टम विथ लिक्विड रेफ्रिजरेंट टू अवॉइड फ्रैक्शनेशन। तो दोस्तों जब हम रेफ्रिजरेंट 410A को जब चार्ज कर रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान देना होगा कि जो रेफ्रिजरेंट 410A है वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। हम उसे जब वो लिक्विड फेज में होता है तब हम उसे चार्ज करते हैं। तो दोस्तों अगर हम वेपर फेज में चार्ज करेंगे तो हम जैसा कि जानते हैं कि ये एक जियोट्रॉपिक मिक्सचर है जिसके कंपोजिशन वेपर फेज में अलग हो जाता है और वहां पे फ्रैक्शनेशन हो जाएगा दोस्तों। तो फ्रैक्शनेशन वगैरह ना हो, यानी रेफ्रिजरेंट 410A मिक्सचर होता है R32 और R125 के, ये दोनों रेफ्रिजरेंट अलग अलग ना हो जाए, ये प्रॉपर मिक्स्ड रहे। इससे क्या खतरा हो सकता है कि हम R32 कितने परसेंट अंदर एंटर किया, R125 कितने परसेंट एंटर किया, दोनों के कंपोजिशन में डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे डेंजर वगैरह हो सकता है। इसलिए हम इसे वेपर फेज में अवॉइड करेंगे और हम इस रेफ्रिजरेंट 410A को लिक्विड फॉर्म में ही चार्ज करेंगे ताकि वहाँ पे फ्रैक्शनेशन वगैरह ना हो दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज होजेज विद 750 PSI सर्विस प्रेशर रेटिंग। जो हम होज वगैरह यूज करेंगे दोस्तों 410A के केस में वो प्रॉपर 750 PSI सर्विस प्रेशर रेटिंग का होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं लीक डिटेक्टर शुड बी ऑफ द HFC टाइप। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं रेफ्रिजरेंट 410A एक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, तो दोस्तों जो हमारा लीक डिटेक्टर होगा वो HFC टाइप का होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं R410A इज ए कंपेटेबल विद POE ऑयल। रेफ्रिजरेंट R410A कंपेटेबल होता है POE ऑयल में। POE ऑयल अब्सॉर्ब मॉइस्चर रैपिडली, डू नॉट एक्सपोज द ऑयल टू द एटमॉस्फेयर। POE ऑयल क्या होता है दोस्तों? POE ऑयल पॉलिएस्टर ऑयल जो होता है वो मॉइस्चर को जल्दी से एब्सॉर्ब कर लेता है। ये जो ऑयल होता है इसे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कीप ऑल कंपोनेंट सील्ड अंटिल द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन एंड ब्रेजिंग। दोस्तों जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं 410A के जो मशीन होते हैं उसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो सारे सील होना चाहिए। ब्रेजिंग के टाइम में या फिर इंस्टॉलेशन के टाइम में प्रॉपर सील होना चाहिए। जैसे हम कॉपर पाइप का जब ब्रेजिंग करते हैं तो कॉपर पाइप कोई पार्ट पिंच ना हो या उसमें होल वगैरह ना हो ताकि उसमें डस्ट चला जाए। क्या करते हैं दोस्तों, कॉपर पाइप का जो एंड होता है दोनों एंड को हम क्या करते हैं उनके फेस को कवर कर देते हैं ताकि उसके अंदर कोई गंदगी वगैरह या कॉन्टेमिनेशन वगैरह ना चला जाए। और लिक्विड लाइन फिल्टर ड्रायर इज रिक्वायर्ड ऑन ऑल यूनिट और पर द मैन्युफैक्चरर डायरेक्शन डू नॉट यूज लिक्विड लाइन फिल्टर ड्रायर विद वर्किंग प्रेशर रेटेड एट लेस देन 600 PSI। तो दोस्तों जब हम 410A का यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर लिक्विड लाइन फिल्टर ड्रायर होना जरूरी है और उसका जो प्रेशर होगा वो 600 PSI से कम
कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं, डू नॉट यूज एन R22 TXV वाल्व। R22 का जो थर्मल एक्सपेंसर वाल्व है वो हम रेफ्रिजरेंट R410A के केस में यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए TXV वाल्व अलग स्पेसिफिक डिजाइन होता है, हम वही TXV वाल्व यूज करेंगे जो R410A के लिए डिजाइन किया गया होगा। R22 वाला हम यूज नहीं करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं, ब्रेज ज्वाइंट डू नॉट यूज सॉफ्ट और लो टेम्परेचर शोल्डर। जब ब्रेजिंग करते हैं हमें ये ध्यान देना होगा कि सॉफ्ट शोल्डिंग वगैरह ना हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रेशर होता है 410A के इसमें वो बहुत ज्यादा हाई होता है देन R22 के, इसलिए दोस्तों ये चीजों का हमें ख्याल रखना जरूरी है दोस्तों। दैट्स इट फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर गेटिंग मोर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।